हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। ये भाग 6 है और इसका विषय है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये भाग एक तरीके से मैराथन क्लास है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। यदि आप उसमें से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग, चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें जो पार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें आप लोग सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बार ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है और इससे पहले ये यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। यानी कि दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, एक चीज़ आप लोग ये भी जान लीजिए, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसका जो समय होता है वो 36 मिनट का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम पद जो होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि योजना बनाना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये एक तरीके से मैराथन क्लास है, प्रश्न ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर पाऊँगा, बस थोड़ा बहुत आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी व्याख्या में दोस्तों मैं करता चलूँगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम यानी कि दोस्तों सीखना। यह किसने कहा? ऑप्शन ए कह रहा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड को दोस्तों गिलफोर्ड भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्किनर, सी है क्रो एंड क्रो और डी है वुडवर्थ। इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह कथन है गिलफोर्ड का, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पियाजे ने जो था उन्होंने 4 अवस्था की बात की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसमें से एक अवस्था क्या है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। तो पूछ रहा इसकी अवधि क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 से 7 साल। ये जो अवस्था होती है दोस्तों, ये सेकंड मानी जाती है अवस्था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं। बहुत ही दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है और इससे पहले ये यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कह रहा केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी कह रहा सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी कह रहा केवल सामान्य छात्र और ऑप्शन डी कह रहा बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि प्रश्न 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समावेशी जो कक्षा होती है उसमें सामान्य छात्र भी रहते हैं और विशिष्ट छात्र भी रहते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 में पूछा जा चुका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 21A। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सिरिल बर्ड ने। जब भी दोस्तों बात होगी पिछड़े बच्चों की, वहाँ पे किसका नाम आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिरिल बर्ड का। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। ऑप्शन ए कह रहा है स्किनर, ऑप्शन बी कह रहा है गैने, ऑप्शन सी कह रहा है पॉलॉप और ऑप्शन डी कह रहा है थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गैने। ये जो बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किसकी थी? गैने की। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कह रहा है स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी कह रहा है सिम्पसन, ऑप्शन सी कह रहा है क्रो एंड क्रो और ऑप्शन डी कह रहा है जरसील्ड। दोस्तों इससे पहले ये प्रश्न यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेनले हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों प्रश्न 9 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये प्रश्न जो है अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न है और गणित से संबंधित तो उसको जानते हैं दोस्तों आप लोग, क्या कहते हैं अक्षमता को? उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गणना दोष। ऑप्शन सी गणना दोष। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 10। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी कह रहा है पढ़ने की अक्षमता का, ऑप्शन सी कह रहा है बुद्धि का और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले ये यूपी टेट 2016 में भी आ चुका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बुद्धि का। जब भी दोस्तों बात होगी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का तो उसका संबंध होता है बुद्धि से। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 11 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 11 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई समूह दिया है उसमें कोई संख्या सबसे अधिक बार आई है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है बहुलक, ऑप्शन बी कह रहा है मध्यमान, ऑप्शन सी कह रहा है मध्यांक और ऑप्शन डी कह रहा है मानक विचलन। तो दोस्तों सबसे अधिक बार जब शब्द आए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुलक। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? बहुलक होता है। आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही दोस्तों ये अच्छा प्रश्न था। चलिए दोस्तों प्रश्न 12 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 12 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
और ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक से उन्होंने सिद्धांत को सिद्ध किया था, यानी कि ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। चलिए दोस्तों प्रश्न 13 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि युंग ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नहीं कह रहा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है। और इससे पहले ये यूपी टेट 2016 में भी आ चुका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यय आगमन सिद्धांत। ये जो है दोस्तों इसका इस सिद्धांत का संबंध जो है बुद्धि से नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 15 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किस चीज़ से संबंध होता है वृद्धि का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शारीरिक विकास से। चलिए दोस्तों प्रश्न 16 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी कह रहा अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कोहलर का संबंध जो है वो है अधिगम के सिद्धांत से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी प्रश्न आ चुका है। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि आंत प्रग अवस्था। ये जो था दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 18 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट दिसंबर 2016 में भी आ चुका। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 19 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 में आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न 20।
दोस्तों प्रश्न 20 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, यानी कि दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का समान रूप से हम लोग किस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसके द्वारा दोस्तों आप लोग बुद्धि लब्धि को सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग चर्चा किए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 प्रश्न में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसकी तैयारी कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।